हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक से पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम जहाँ तक पहुँचे थे उसके बाद हमें पढ़ना है मानव पर्यावरण संबंध। ये हम लोग इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियोस में हमने इन टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज जो हमें पढ़ना है वो मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा। इसके अंतर्गत हमें आज जो पढ़ना है मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा, संबंधित अवधारणा। इसमें 3 अवधारणा प्रमुख आते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। पहला है नियतिवादी अवधारणा, नियतिवादी अवधारणा। दूसरा संभववादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा। और तीसरा नवनियतिवादी अवधारणा हमें पढ़ना है, नवनियतिवादी अवधारणा। तो मानव पर्यावरण संबंध के अंतर्गत ही इस चीज़ को पढ़ा जाता है। मानव पर्यावरण संबंधी अवधारणा या मानव पर्यावरण संबंध के संदर्भ में प्रमुख आयाम हम कह सकते हैं। तो ये जो प्रमुख आयाम है इसको हम लोग नियतिवादी आयाम, संभववादी आयाम और नवनियतिवादी आयाम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसके बारे में बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्रकृति जो है, प्रकृति को पूर्ण रूप से स्वामी माना गया है। प्रकृति को पूर्ण रूप से स्वामी माना गया है। इसमें बताया गया है कि इस अवधारणा के अंतर्गत प्रकृति ही क्या है, सर्वे सर्वा है। सर्वे सर्वा प्रकृति है और जो मानव है इसके अंतर्गत मानव को प्रकृति का दास बताया गया है। प्रकृति का दास। इसमें बताया जा रहा है कि जो मानव है वो क्या है, प्रकृति का एक दास है और जो प्रकृति है वो स्वामी है। मनुष्य का सर्वे सर्वा जो है वो प्रकृति ही है। इसमें मानव की जो सत्ता है, मानव की सत्ता एकदम नीचे बताया गया है। मानव की जो क्षमता है, मानव की क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें मनुष्य पर्यावरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। किसमें, इस नियतिवादी अवधारणा के अंतर्गत। इसमें कहा गया है कि यह अवधारणा मानव को पर्यावरण का ही एक तत्व मानता है। ये जो इसमें बताया गया है कि जो मानव है, मानव को पर्यावरण का ही एक तत्व है, का ही एक तत्व बताया गया है, माना गया है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि मानव कोई अलग से कोई एक सत्ता है, मनुष्य अलग से कोई सत्ता है, ऐसा नहीं बताया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि मानव जो है वो पर्यावरण का ही एक हिस्सा है, पर्यावरण का ही एक हिस्सा मानव है और जिसके ऊपर प्रकृति का ये नियंत्रण चलता है। मनुष्य प्रकृति में किसी भी प्रकार का हेर फेर नहीं कर पाता है और मानव पे प्रकृति का ही नियंत्रण चलता है। मनुष्य दास की भांति है। इस समय इस अवधारणा के अंतर्गत मनुष्य एक दास की भांति है और प्रकृति जो है वही सर्वे सर्वा है, वही स्वामी है। और संभववादी की बात करें इसमें, तो संभववादी अवधारणा में इसमें सबसे पहले अगर हम लोग इसके समर्थक की बात करें, जो नियतिवादी अवधारणा है, नियतिवादी अवधारणा के समर्थक, इसके समर्थक जो है वो हम्बोल्ट, इसके अलावा
रेटजेल, रेटजेल और कार्ल रिटर, कार्ल रिटर आदि हैं। तो इसके समर्थक कौन कौन से हैं? इनके समर्थक हैं हम्बोल्ट, रेटजेल, कार्ल रिटर आदि इसके समर्थक हैं। किसके? नियतिवादी अवधारणा के समर्थक हैं ये सब। अब अगर हम लोग संभववादी अवधारणा की बात करें, अभी इन चीज़ों को समझने के बाद हम लोग उस पुस्तक को यहाँ सामने लाएंगे और देखेंगे उसमें क्या है। अगर संभववादी अवधारणा की बात करें तो इसमें जो है प्रकृति को दास माना गया है और मनुष्य को प्रकृति का स्वामी या फिर सर्वे सर्वा माना गया है। सर्वे सर्वा, यहाँ जो प्रकृति की सत्ता है उसको हीन माना गया है, उसको दास माना गया है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के अंतर्गत ही प्रकृति की सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो नियंत्रित होती हैं, संचालित होती हैं। मनुष्य ही सब कुछ है। मनुष्य चाहे तो प्रकृति में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकता है। ऐसा संभव है कि मनुष्य प्रकृति में बदलाव कर सकता है। मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व माना गया है। इसमें आप कह सकते हैं कि मनुष्य को जो है वो इसमें मनुष्य को सक्रिय तत्व माना गया है, यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है मनुष्य को एक निष्क्रिय तत्व माना गया है। इस अवधारणा में, नियतिवादी अवधारणा में मनुष्य को एक निष्क्रिय तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है और संभववादी अवधारणा में मनुष्य को एक सक्रिय तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य प्रकृति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। और इस अवधारणा के अंतर्गत, इस अवधारणा से बताया जा रहा है कि मनुष्य प्रकृति में अपने मनचाहा परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य एक्टिव है। इस अवधारणा में क्या है? मनुष्य सक्रिय है, इसलिए सक्रिय तत्व माना गया है पर्यावरण का। इसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। पर्यावरण के अंतर्गत ये जो मनुष्य है, मनुष्य इस अवधारणा के अंतर्गत बताया जा रहा है कि पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है। पर्यावरण में हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है, तो ये चीज़ है। इसमें क्या है? न संभववादी अवधारणा के अंतर्गत बताया जा रहा है कि मनुष्य पर्यावरण में हर प्रकार का, प्रत्येक प्रकार का जो उसको अच्छा लगे, जो उसके अनुकूल हो, अपने अनुकूल वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है पर्यावरण के अंतर्गत। कौन? मनुष्य। इसलिए मनुष्य जो है वो सर्वे सर्वा माना गया है। मनुष्य की सत्ता सर्वोच्च है इस समय, और प्रकृति की सत्ता जो है वो दास की भांति है। और इस अवधारणा के जो समर्थक हैं, इसके समर्थक की बात करें तो विडाल डी ला ब्लास समर्थक, इसके विडाल डी हैं, और ब्रूस, इसके अलावा ईसा बोमेन, इसके अलावा कार्ल सावर, एल फैब्रे व डिमांजिया आदि इसके समर्थक है। कौन है इसके समर्थक? इसके समर्थक है विडाल डी ब्लास, ब्रूस, ईसा बोमेन, कार्ल सावर, एल फैब्रे
डिमांजिया आदि इसके समर्थक हैं। इस अवधारणा किसके? संभववादी अवधारणा के ये सभी समर्थक हैं। अगली अवधारणा जो है, अगली जो अवधारणा है वो है नवनियतिवादी अवधारणा। इसमें क्या किया गया है, ये रुको और जाओ पर आधारित है। रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो, स्टॉप एंड गो पर आधारित है, पर आधारित अवधारणा, या यह सतत विकास पर भी आधारित है। यह सतत विकास पर भी आधारित है, आधारित है। तो यह अवधारणा जो है वो रुको और जाओ से संबंधित है या फिर सतत विकास पर भी ये अवधारणा आधारित है। अगर इन दोनों की बात करें, रुको और जाओ की बात करें, ये क्या है? रुको और जाओ। रुको और जाओ, इसमें क्या कहा जाता है कि जैसे आप पर्यावरण का क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, पर्यावरण का उपभोग आप कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कि यदि आप पेड़ की कटाई कर रहे हैं तो पेड़ की कटाई इस प्रकार से करें कि मान लेते हैं कि एक जंगल है, उसमें पेड़ों की संख्या कितना है? एक क्षेत्र है, उस वहाँ पे पेड़ों की संख्या 100 है और आप क्या कर रहे हैं? पेड़ों की कटाई यहाँ पे शुरू करते हैं, यहाँ पे पेड़ों की कटाई शुरू करते हैं और धीरे 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 आप यहाँ के पेड़ काट के क्या करते हैं? सिर्फ 20 पेड़ बचते हैं यहाँ पे और 80 पेड़ आप काट देते हैं। तो अब इससे क्या होगा? पर्यावरण पे बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे एक क्या करें? स्टॉप ले लें, रुक जाएं। अब यहाँ पे पर्यावरण, यहाँ से पेड़ पौधे काटना बंद कर दें। जब आप यहाँ से पेड़ पौधे काटना बंद कर देंगे, उसके बाद 150 साल रुकें, यहाँ से पेड़ ना काटें, उसके बाद फिर क्या करें? जब पुनः 100 पेड़ वापस आ जाएं तो फिर से यहाँ पे कटाई शुरू कर दें। क्या करें? आप पहले तो पेड़ काटना शुरू करें जब पेड़ इतना कम हो जाए कि पर्यावरण के मूल तत्व जो है वो प्रभावित होने लगे, पर्यावरण का मूल प्रभावित होने लगे, मूल स्वरूप या मूल गुणवत्ता पर्यावरण अपना खोने लगे, तो वहीं पे क्या करें आप कि पेड़ पौधे काटना बंद कर दें, वहाँ पे रुक जाएं कुछ दिनों के लिए और फिर जब पुनः पर्यावरण या पेड़ पौधे उसी स्वरूप में आ जाएं, संख्या में उतने ही हो जाएं, तो आप फिर से पेड़ पौधे काटना शुरू कर दें और फिर क्या करें? 20 पेड़ यहाँ पे बचे तो फिर आप क्या करें? स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं और फिर पुनः जब 100 पेड़ वापस आ जाएं तो फिर से पेड़ पौधे काटना शुरू कर दें या पर्यावरण का उपभोग करना शुरू कर दें। तो यही क्या है? रुको और जाओ, रुको जाओ, रुको जाओ। तो इस प्रकार से इसी अवधारणा पे, इसी प्रकार के इसी नियम पे ये नवनियतिवादी अवधारणा वो क्या है? आधारित है। अब अगर सतत विकास की बात करें, सतत विकास अभी आने वाला है हम लोगों के सामने। तो सतत विकास की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि आप पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करें, पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग आप करें लेकिन इस प्रकार से करें कि भविष्य में उन संसाधनों की कमी ना आने पाए। तो पर्यावरण के जो संसाधन हैं, पर्यावरण के संसाधनों का उपभोग इस प्रकार से करें, इस प्रकार करें कि भविष्य में क्या है? भविष्य में उन संसाधनों की कमी ना हो, कमी ना आए। तो ये सतत विकास की अवधारणा है। सतत विकास की अवधारणा कहती है कि भविष्य के आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान में पर्यावरण के
जो संसाधन हैं उनका प्रयोग किया जाए। क्या किया जाए? भविष्य के आवश्यकताओं की पूर्ति को मद्देनज़र रखते हुए, भविष्य को देखते हुए कि आने वाले समय में विभिन्न प्रकार के जो हम पर्यावरण के जिन संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं अंधाधुंध, वो संसाधन भविष्य में उपलब्ध रहेंगे कि नहीं। अगर नहीं रहेंगे तो उनको वैज्ञानिक ढंग से, या तो फिर जैसे कि अगर हम लोग बात किया कि एक जगह क्या है, 100 पेड़ हैं, यहाँ से हम लोग 100 पेड़ की कटाई करें, लेकिन इसके बदले 100 पेड़ की कटाई इकट्ठा ना करें, जैसे 50 पेड़ की कटाई यहाँ पे करें, और क्या करें कि 50 पेड़ की कटाई के बदले 100 पेड़ पुनः लगा दें। इससे क्या होगा कि 50 पेड़ की कटाई आप कर चुके हैं और यहाँ पे 50 बचा हुआ है और 100 आपने लगा दिया, तो आने वाले समय में कुछ इसमें से कुछ लगेंगे, कुछ ख़राब होंगे, तो मान लीजिए फिर से 100 पेड़ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे ही रहेंगे। आपने क्या किया? आपने अपने विकास को आगे बढ़ाने के लिए पेड़ पौधों की कटाई भी कर ली, और क्या किया आपने? पर्यावरण को उसी स्वरूप में रहने भी दिया। तो ये सतत विकास की अवधारणा कहता है। तो सतत विकास की अवधारणा और ये जो रुको और जाओ जैसी अवधारणा है, वो आधारित है नवनियतिवादी अवधारणा पर ही आधारित है, उसी से संबंधित है। तो अगर उसको हम लोग यहाँ पे लाके एक एक का अध्ययन करें, एक एक के बारे में देखें कि यहाँ पे कैसे दिया गया है, तो इस प्रकार से देखते हैं कि आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक मानव और पर्यावरण के मध्य संबंध, परस्पर पर्यावरण के मध्य संबंध जो है वो सहभागिता और स्वावलंबन का रहा है। प्रारंभ में, आदिकाल में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात किया था कि प्रारंभ में क्या है, मनुष्य और पर्यावरण के बीच के जो संबंध थे वह सहभागिता के रूप में थे। पर्यावरण से मनुष्य क्या करता था, वो पेड़ पौधे और फल फूल, पानी, हवा वगैरह प्राप्त करता था, और पर्यावरण में वो अनजाने में क्या करता था कि भोजन करने के बाद बीज अनजाने में अन्यत्र जगहों पर बिखेर देता था, जिससे जंगलों का विस्तार होता था। तो दोनों एक दूसरे के सहभागी के रूप में कार्य कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के सहयोग के रूप में कार्य कर रहे थे। वो तो सहभागिता और स्वावलंबन पर आधारित रहा। अनेकानेक भूगोलविदों, विचारकों और पर्यावरणविदों ने मानव पर्यावरण के मध्य परिवर्तनशील संबंधों को एक विचारधारा के रूप में विश्लेषित किया, जो पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के रूप में प्रकट किए गए हैं। ये अवधारणाएं मानव पर्यावरण संबंधों पर व्यापक प्रकाश डालती हैं। अब ये 3 प्रमुख पर्यावरण अवधारणा है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। हमने देखा है कि पहला तो है नियतिवादी अवधारणा। यह अवधारणा मानव को पर्यावरण का ही एक तत्व मानता है। मानव को पर्यावरण का ही एक तत्व मानता है। मानव अलग से कोई अन्य सत्ता नहीं है। मनुष्य वो पर्यावरण का ही एक अंग है, पर्यावरण का ही एक तत्व है। हम्बोल्ट, रेटजेल, कॉर्लेरिटर जैसे नियतिवादी भूगोलवेत्ताओं ने मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर माना है। तो मानव जीवन को क्या किया है, पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर माना है। मानव का जीवन पूर्ण रूप से प्रकृति पर ही निर्भर है। मनुष्य जो है वो दास है, पर्यावरण जो है या प्रकृति है वही स्वामी है, वही सर्वोच्च सत्ता है। अर्थात प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना है। प्रकृति को क्या माना है? सर्वशक्तिमान एवं नियंत्रक। ये नियंत्रक और सर्वशक्तिमान के रूप में माना गया है कि मनुष्य का नियंत्रक जो मनुष्य है इन्हीं के नियंत्रण में कार्य करता है। मनुष्य के अलावा अन्य जीव जंतु, अन्य जीवधारी जो हैं वो प्रकृति के अंतर्गत ही नियंत्रित होते हैं, और ये नियंत्रणकर्ता जो है वो प्रकृति है। तो वो सर्वशक्तिमान है, पर्यावरण, और नियंत्रक है, सभी चीज़ों का नियंत्रक है, अपने नियंत्रण में रखता है सबको, और सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान एवं नियंत्रक माना गया है, तथा मानव को प्रकृति के हाथों का खिलौना माना गया है। मानव को प्रकृति के हाथों का खिलौना माना गया है। मनुष्य को प्रकृति का दास माना गया है। मनुष्य को प्रकृति के अंतर्गत ही रखा जाता है। मनुष्य को प्रकृति से अलग सत्ता नहीं स्वीकार किया गया है। दूसरे शब्दों में यह उपागम मनुष्य ने प्रकृति को बनाया है के सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है
क्या है, प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, इसी सिद्धांत पर आधारित है यह अवधारणा। इस सिद्धांत का प्रभुत्व 1920 तक बना रहा। तो यह सिद्धांत जो है, ऐसे मानने वाले लोग प्रारंभ में इसी बात को मानते थे कि जो प्रकृति है, प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है और प्रकृति ही सब कुछ है, और मनुष्य जो है प्रकृति के हाथों का खिलौना है, प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है और नियंत्रक है। ये सारी बातें मानी गई 1920 तक, लेकिन 1920 के बाद ये अवधारणा क्या हो गई, धीरे धीरे पीछे होती गई। तो उस समय तक यह सिद्धांत का प्रभुत्व जो था वो 1920 तक बना रहा। इस अवधारणा को निश्चयवाद अवधारणा भी कहा जाता है। तो नियतिवादी अवधारणा का एक और नाम है जिसको निश्चयवाद भी कहा जाता है। तो ये था इसके बारे में, नियतिवादी अवधारणा के बारे में। अगली जो हमारी अवधारणा है वो है संभववादी अवधारणा। क्या है, संभववादी अवधारणा। संभववादी अवधारणा के जो समर्थक हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है कि विडाल डी ला ब्लास, ब्रूस, ईसा बोमेन, कॉर्ल सावर, एल फैब्रे व डिमांजिया जैसे संभववादी भूगोलवेत्ता मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। मनुष्य को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हैं। वो मानते हैं कि मनुष्य पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन कर सकता है, विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य पर्यावरण में अपने अनुकूल जो वो चाहे उस प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। तो पर्यावरण में एक सक्रिय तत्व के रूप में है। क्या है, सक्रिय तत्व के रूप में है। तत्व मानते हुए कहते हैं कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है। कहा जा रहा है कि मनुष्य जो है प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। कहा जा रहा है कि मनुष्य असंभववादी अवधारणा में कहा जा रहा है कि जो मनुष्य है वो मनुष्य सक्रिय तत्व है पर्यावरण में और उसमें हर प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। और इस समय तक मनुष्य ने क्या किया है, मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि उसके पास जरूरी पूंजी, तकनीकी दक्षता व इच्छा शक्ति कितनी है। वो ये तय करता है कि मनुष्य अपने अनुसार पर्यावरण को परिवर्तित तो कर सकता है, लेकिन उसमें आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि मनुष्य के पास कितने पैसे हैं, कितनी पूंजी है उसके पास कितनी तकनीकी और तकनीकी दक्षता है, उसके पास तकनीकी ज्ञान विज्ञान कितना है उस पर्यावरण को बदलने के लिए, और उसकी इच्छा शक्ति कितनी है। तो इसके आधार पर वह पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। ज्ञातव्य है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एल फैब्रे ने किया था। तो संभववाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एल फैब्रे ने किया था। किसने किया था, एल फैब्रे ने किया था संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले। अगला जो हम लोगों का अवधारणा है, अगली अवधारणा है नवनियतिवादी अवधारणा, जिसको हमने कहा था कि ये रुको और जाओ जैसे अवधारणा पे या सतत विकास जैसे अवधारणा पे वो आधारित है। ये क्या है, नवनियतिवादी अवधारणा। यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। उपरोक्त दोनों अवधारणाएं जो हैं, नियतिवादी अवधारणा या संभववादी अवधारणा, ये क्या है, अतिवादी अवधारणा है। क्या है, अतिवादी। अतिवादी का अर्थ है कि एक तो पूरी तरह से 100% मनुष्य को एकदम प्रकृति के अंतर्गत मान लेता है, प्रकृति का वो दास मान लेता है, और दूसरी अवधारणा जो है वो पूरी तरह से मनुष्य को वो नियंत्रक करता मान लेता है। मतलब कि एक तो पूरी तरह से पर्यावरण को, क्या प्रकृति को स्वामी मान रहा है, और दूसरा पूरी तरह से प्रकृति को दास मान रहा है। कोई बैलेंस नहीं है दोनों अवधारणा में कोई भी किसी प्रकार का प्रकृति और मनुष्य के बीच में कोई किसी भी प्रकार के संतुलन की बात नहीं की जा रही है। पूरी तरह से मनुष्य को प्रकृति के अंतर्गत रखा जा रहा है। यहाँ पे पूरी तरह से मनुष्य को प्रकृति के अंतर्गत रखा जा रहा है, और यहाँ पे प्रकृति को पूरी तरह से
मनुष्य के अंतर्गत रखा जा रहा है। ठीक, ये क्या है, ये जो सर्कल है ये क्या है, मनुष्य है, ये मनुष्य है, और इसके अंतर्गत ये जो स्टार है ये क्या है, प्रकृति है, ये प्रकृति है। इसमें क्या है कि पूरी तरह से मनुष्य को, ये प्रकृति को मनुष्य के अंतर्गत रखा जा रहा है। तो ये क्या है, ये वाली अवधारणा है, संभववादी अवधारणा। ये मनुष्य है, मनुष्य के अंतर्गत ही, अंदर ही प्रकृति है। मनुष्य के अंतर्गत प्रकृति के जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो मनुष्य के अंतर्गत हो रही हैं। मनुष्य चाहे तो प्रकृति के स्वरूप में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन कर सकता है। ये पूरी तरह से प्रकृति को मनुष्य के अंतर्गत रख रहा है। और दूसरे अवधारणा की बात करें तो ये पूरी तरह से, इसकी बात करें तो आप इसको मनुष्य कहें और इसको प्रकृति। तो ये जो ये अवधारणा है, ये पूरी तरह से मनुष्य को प्रकृति के अंदर रख देता है, मनुष्य को प्रकृति के अंदर रख देता है। तो इस प्रकार से दोनों अवधारणाएं अतिवादी अवधारणा है, ये पूरी तरह से एक दूसरे के अंतर्गत रख देती हैं। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि यह अवधारणा दोनों ही अतिवादी अवधारणाओं का खंडन करती है। ग्रिफिथ, टेलर एवं OH.K. स्पेट जैसे भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति की एक दक्षीय दोहन की आलोचना की और बताया कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ, इसको हमने समझ लिया है क्या है, तो प्रकृति के संदर्भ में रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो की नीति अपनाने को कहा एवं बताया कि प्रकृति की अपनी सुंदरता है, अपनी सीमाएं हैं। अतः हमें चाहिए कि हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपने विकास नीतियों का निर्धारण करें। प्रकृति को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपने विकास नीतियों का क्या करें, निर्धारण करें। वस्तुतः टिकाऊ या शाश्वत विकास नवनियत अवधारणा से संबंध रखता है। टिकाऊ विकास का अर्थ ये है, टिकाऊ विकास का अर्थ ये है कि भविष्य में ये जो संसाधन हैं जो टिकेंगे वो क्या करेंगे, काम आएंगे। तो ये किससे संबंधित है, सतत विकास की अवधारणा से संबंधित है। जो अगली अवधारणा है वो है प्रकृतिवाद। इसमें कहा जा रहा है कि इस अवधारणा के अनुसार मानव पर्यावरण को एक सहनीय स्थिति अथवा संभाव्यता स्थिति तक परिवर्तन कर सकता है। इसमें क्या कृतिवाद है, ये क्या है, कृतिवाद है, प्रकृतिवाद नहीं है, ये कृतिवाद है। इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण को एक सहनीय स्थिति अथवा संभाविता स्थिति तक परिवर्तन कर सकता है। तो मनुष्य पर्यावरण को एक सहनीय स्थिति तक परिवर्तन कर सकता है कि पर्यावरण की जितने सहने की क्षमता है उतना परिवर्तन मनुष्य पर्यावरण में कर सकता है। उसके बाद यदि परिवर्तन करेगा तो पर्यावरण मनुष्य का वो नाश कर देगी, या फिर विभिन्न प्रकार की क्या प्राकृतिक आपदाएं आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक सहनीय स्थिति तक पर्यावरण जहाँ तक सह सके, अगर पर्यावरण की सीमा, सहने की सीमा ये वाली लाइन है, तो आप अगर यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दोहन 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 परिवर्तन होता चला आ रहा है, यहाँ तक आप कर सकते हैं। जहाँ आपने ये लाइन क्रॉस किया तो विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आना प्रारंभ हो जाएंगी, पर्यावरण दूषित होना शुरू हो जाएगा, पर्यावरण अपने मूल स्वरूप को खोना स्टार्ट कर देगा, मूल गुणवत्ता खोने लगेगा पर्यावरण अपनी। तो एक सीमा तक, यहाँ तक सहने की क्षमता जितनी है वहाँ तक परिवर्तन कर सकता है। ये कृतिवादी अवधारणा कह रहा है कि मानव पर्यावरण को एक सहनीय स्थिति अथवा संभाविता जहाँ तक संभव है स्थिति तक परिवर्तन कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ेगा, ये बताया जा रहा है। उसके बाद जो है मानकी दृष्टिकोण, इसमें कहा जाता है कि इस अवधारणा में मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों को सर्वोत्तम अथवा आदर्श बताया गया है। तो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो सबसे उत्तम है और सबसे आदर्श है, मानव और पर्यावरण का संबंध।
तो आदर्श स्थिति के रूप में प्रतिपादित किया गया है। इसके बाद जो है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें मानव को पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक माना गया है। मनुष्य को पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है आगे चल के अभी हम लोग देखेंगे, इसकी जो इसका वो परिभाषा है इसके बारे में भी बात करेंगे, तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो मानव को पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक मानते हुए पर्यावरण के साथ उसके संबंध को पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के अंतर्गत समाहित किया गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण उपागम है वो प्रारंभ के 3 उपागम है। एक तो नियतिवादी अवधारणा है, संभववादी अवधारणा और नव नियतिवादी अवधारणा, यही तीनों इम्पोर्टेंट है। अब बाकी इनका कोई खास रोल नहीं रहता है। यहाँ तक हमारा जो है मानव और पर्यावरण संबंधित अवधारणा है ये कंप्लीट होता है। अब आगे क्या है कि धारणीय व अस्थायी विकास, धारणीय और स्थायी विकास की बात करें तो सतत, निर्वहनीय, निरंतर अथवा अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग पहली बार IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN किसका सतत विकास की बात करें, निर्वहनीय विकास की बात करें, निरंतर विकास की बात करें, अस्थायी विकास की बात करें, तो इन शब्दों का पहली बार उपयोग जो किया गया था वो IUCN ने अपनी रिपोर्ट क्या जारी किया था, विश्व संरक्षण रणनीति। एक रिपोर्ट जारी किया गया था विश्व संरक्षण रणनीति, तो इसमें इस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। 1987 में WCED, क्या WC वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नाम से एक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा और कार्य पद्धति की व्याख्याएं की। अब ये जो शब्द है निर्वहनीय या निरंतर या सतत विकास की अगर बात करें तो इस शब्द के बारे में थोड़ी सी बात यहाँ पे हो रही है। जो सतत विकास है, सतत विकास या निर्वहनीय विकास या धारणीय विकास या फिर हम लोग बात कर लें स्थायी विकास, तो इन सभी शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग कहाँ किया गया था, ये किया गया था IUCN द्वारा। ये एक रिपोर्ट में प्रयोग किया गया था। इस रिपोर्ट का नाम है विश्व संरक्षण नीति। इस रिपोर्ट का नाम है, एक रिपोर्ट में इन शब्दों का प्रयोग किया गया। इस रिपोर्ट का नाम है विश्व संरक्षण रणनीति। विश्व संरक्षण रणनीति इस रिपोर्ट का नाम है। तो इस रिपोर्ट में सर्वप्रथम क्या किया गया, इन शब्दों का सतत विकास, निर्वहनीय विकास, धारणीय विकास या स्थायी विकास, इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया एक रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट का क्या नाम है, वो रिपोर्ट है विश्व संरक्षण रणनीति। और
इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है, रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था जो है, उस संस्था का नाम है IUCN। IUCN। तो IUCN द्वारा हम कह सकते हैं कि IUCN द्वारा जारी एक रिपोर्ट जिसका नाम है विश्व संरक्षण रणनीति, इसी में सर्वप्रथम इन शब्दों का प्रयोग किया गया। ये खत्म, इन शब्दों का प्रयोग किया गया। IUCN की बात करें तो एक संस्था है, इसके द्वारा जारी किया गया एक रिपोर्ट, उसका नाम है विश्व संरक्षण रणनीति। अब विश्व संरक्षण रणनीति में सबसे पहले इन शब्दों का प्रयोग किया गया था। इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व संरक्षण रणनीति नामक एक रिपोर्ट में प्रयोग किया गया था। ये शब्द हैं सतत विकास, निर्वहनीय विकास, धारणीय विकास और अस्थायी विकास या फिर स्थायी विकास। सभी शब्द जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में आमतौर पे प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि सभी का जो, अगर आप सभी शब्दों का व्याख्या देखेंगे और व्याख्या निकालें और उनका अर्थ निकालेंगे तो कुल मिला के एक ही आएगा। तो यही बात है। तो इन शब्द, या तो फिर इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किस में किया गया, विश्व संरक्षण रणनीति नामक रिपोर्ट में प्रयोग किया गया, जो कि IUCN द्वारा जारी किया गया था। या तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि IUCN द्वारा जारी एक रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में सर्वप्रथम सतत विकास, निर्वहनीय विकास, धारणीय विकास और अस्थायी विकास जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया। 1987 में WCED ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में इन शब्दों की व्याख्या की। अगर इन शब्दों की व्याख्या की बात करें, इन शब्दों की व्याख्या, इन शब्दों की व्याख्या सबसे पहले कब किया गया? 1987 में। 1987 में इसकी व्याख्या सर्वप्रथम किया गया। इन शब्दों की व्याख्या कब किया गया? 1987 में। और किसके द्वारा किया गया? 1987 में जिस संस्था के द्वारा किया गया वो संस्था है WCED। और जिस रिपोर्ट में किया गया, जिस रिपोर्ट के माध्यम से किया गया, उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये इस प्रकार से इन शब्दों के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग बात करें तो इन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग विश्व संरक्षण रणनीति रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था और ये रिपोर्ट जारी किया गया IUCN द्वारा। अब इसकी व्याख्या की बात करें, इन शब्दों की व्याख्या सर्वप्रथम कब किया गया? तो इन शब्दों की व्याख्या सर्वप्रथम किया गया 1987 में, वो भी एक रिपोर्ट में। उस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में इस शब्द की व्याख्या किया गया। और ये रिपोर्ट जारी करने वाला कौन संस्था है? ये रिपोर्ट जारी करने वाला, जारीकर्ता
जारीकर्ता ये है WCED। तो इन शब्दों के बारे में इतनी बातें बताई जा रही हैं। इसके बाद अगर बात करें तो क्या है, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जिसे UNO ने स्वीकार कर लिया, तो ये जो परिभाषाएं हैं, जो शब्द हैं, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम किसके द्वारा परिभाषित किया गया, ये सारा चीज़ देखा गया। उसके बाद जो UNO, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया, स्वीकार कर लिया। तो इन व्याख्या को, इन शब्दों को स्वीकार कर लिया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। तो इस भारी भरकम शब्द का सीधा सा यही मतलब है कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए वर्तमान में विकास को सुनिश्चित करना। भविष्य में इन संसाधनों की उपलब्धता बनी रहे, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान में विकास को सुनिश्चित करना। ऐसा नहीं है कि अभी विकास को इतना अंधाधुंध कर दें या फिर प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बिना वैज्ञानिक तकनीकी के द्वारा या बिना किसी संरक्षण के आधार के द्वारा अगर हम लोग करना शुरू कर दें इन संसाधनों का उपयोग, जैसे कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये संसाधन है, कुल मिला के प्राकृतिक संसाधन कितने हैं, कुल मिला के प्राकृतिक संसाधनों का जो यूनिट है वो 10 है। 10 प्राकृतिक संसाधन है। हम कुल मिला के प्राकृतिक संसाधनों को अगर पेड़ के रूप में देखें तो 10 प्राकृतिक संसाधन यानी कि 10 पेड़ हैं। तो हम लोग इसका उपभोग अपने विकास में इस प्रकार से करें कि भविष्य में, आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को भी इसकी उपलब्धता बनी रहे। क्या रहे? भविष्य में भविष्य की पीढ़ियों को भी इसकी उपलब्धता बनी रहे। अगर हम इस प्रकार से अपने विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से अपने विकास को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम लोग इस संसाधन का प्रयोग इस प्रकार से कर रहे हैं कि भविष्य में आगे चलकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए ये संसाधन उपलब्ध रहें, तो हम उसी को कह रहे हैं धारणीय विकास या सतत विकास। धारणीय विकास या अस्थायी विकास इसी चीज़ को कहा जा रहा है कि हम लोग क्या करें कि आवश्यकताओं का उपयोग हम लोग इस प्रकार से करें कि पूरे के पूरे 10 पेड़ यहीं पे एक बार में काट के ख़त्म ना कर दें। अगर 10 पेड़ हैं, इसमें से हम 2 काट रहे हैं तो 2 के बदले क्या करें कि 5, 10, 50 जितना हो सके अधिक से अधिक लगाने का प्रयास करें। 5 या 10 या 50 कुछ भी अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि हमारा विकास सुनिश्चित होगा। हम पेड़ पौधों को काट कर, या यहाँ पे हम लोग कुल मिला के प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हम अपने विकास को भी सुनिश्चित कर पाएंगे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर पाएंगे। तो ये जो हम लगाएंगे अभी 5, 10, 15 इन लोगों को काटने के बाद, तो ये इन लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएंगी। अब ये भविष्य की पीढ़ी अपने पीढ़ी के लिए इस प्राकृतिक संसाधनों को बचा करके काम करेंगे, तो ये भी इन संसाधनों का, इन पेड़ों का उपयोग करेंगे, काटेंगे, तो इसके बदले भी ये लोग 50, 100 जितना हो सके उतना लगाएंगे, तो इनके आगे वाली पीढ़ी के लिए भी ये चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना क्या है, अस्थायी विकास या धारणीय विकास के अंतर्गत आता है। तो यही चीज़ ये कह रहा है कि धारणीय अथवा अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए, किसके भावी पीढ़ियों के लिए यानी कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना, भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उससे
समझौता किए बिना वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। ये शब्द उल्टा फुल्टा इधर उधर हेर फेर किया गया है, समझ में नहीं आएगा इस शब्दों से, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया है कि ये कहना क्या चाहता है। तो यही कहना चाहता है, अतः पर्यावरण की सुरक्षा के बिना विकास को निर्वहनीय नहीं बनाया जा सकता। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही निर्वहनीय या टिकाऊ विकास है। इसके पश्चात पूंजी, कुशल श्रमिक एवं तकनीक आदि के प्रयोग के बावजूद यदि अधिकतम विकास का प्रयोग किया जाए तो पर्यावरण को अस्थायी रूप से क्षति पहुंचने लगती है। तो कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की तकनीकी भी आपके पास यदि उपलब्ध हैं, क्या है, विभिन्न प्रकार की तकनीकी भी उपलब्ध हैं। यहाँ पे पीछे कहा जा रहा है कि इसके पश्चात पूंजी, कुशल श्रमिक एवं तकनीकी आदि के प्रयोग के बावजूद यदि ये सारी चीज़ें मौजूद होने के बाद भी यदि विकास का प्रयास किया जाए तो पर्यावरण को स्थायी रूप से क्षति पहुंचने लगती है। ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, अस्थायी तकनीकी मौजूद हैं, वो कुशल श्रमिक मौजूद है, विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान विज्ञान मौजूद हैं। इसके बाद भी यदि आप विकास का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी ही पहुंचेगी। पर्यावरण को क्षति पहुंचना तय है। ठीक, तो आपको करना क्या होगा कि उसके बदले अब चूंकि आप क्या करेंगे, आपके पास ये बता रहा है कि आपके पास विभिन्न प्रकार की तकनीकी है, ज्ञान विज्ञान है। क्या है, दक्ष तकनीकी है आपके पास, दक्ष तकनीकी है, आपके पास कुशल श्रमिक है, कुशल श्रमिक है। ये होने के बावजूद अगर आप इसके बावजूद यदि आप पर विकास करते हैं तो पर्यावरण को हानि पहुंचेगा ही। इतना तकनीकी और दक्षता होने के बाद भी, कुशल श्रमिक होने के बाद भी यदि आप विकास करेंगे तो पर्यावरण को हानि पहुंचेगा ही पहुंचेगा। आपके पास विज्ञान है, ज्ञान है, प्रौद्योगिकी है, कुशल श्रमिक है, सब कुछ है, कोई मैटर नहीं रखता। यदि आप विकास करेंगे तो पर्यावरण को क्षति पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो एकमात्र आपके पास रास्ता है कि आप धारणीय विकास करें, सतत विकास करें, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए विकास करें। इसका मतलब ये है कि यदि आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं तो आप इन्हीं चीज़ों का, जैसे सतत विकास या धारणीय विकास या स्थायी विकास, इन सब चीज़ों की ओर क्या करें, रुख करें। इन सब चीज़ों की ओर रुख करें यदि आप पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि हमारे पास तकनीकी है, हमारे पास कुशल श्रमिक है, हमारे पास प्रौद्योगिकी है, हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, सारी चीज़ें हैं, तब हम अपने तकनीकी का प्रयोग करके यदि पर्यावरण का दोहन करेंगे। आप जैसे कि यहाँ पे हमने बात किया कि 10 पेड़ हैं, तो आप तकनीकी का प्रयोग करके इन 10 पेड़ों का क्या करें, प्रयोग करें। तो यदि आप इन 10 पेड़ों का प्रयोग कर रहे हैं तकनीकी के आधार पे, तो ये तो तय है कि नुकसान तो होगा ही होगा। पर्यावरण का नुकसान होगा ही होगा। वो और बात है कि उसका नुकसान की प्रक्रिया जो है वो धीमी हो जाएगी। अगर 10 पेड़ हैं, आप मान लीजिए कि एक तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं और उस तकनीकी का प्रयोग पेड़ काटने में क्या कर रहे हैं आप, कि पेड़ भी बचा रह जाए। जैसे एक ये क्या है, मान लेते हैं कि एक पेड़ है और विकास करने के लिए आपको इस पेड़ को काटना है, तो आप क्या करें,
आपके पास एक तकनीकी है, आपने दिमाग लगाया कि ऐसे करेंगे तो पेड़ बचा रहेगा। आप क्या करें कि इधर से क्या करें, मोटी मोटी डाली को काट के काम में लगा दें। अब इससे क्या होगा कि पेड़ बचा रहेगा, पेड़ क्या होगा, बचा रहेगा। फिर से ये क्या करेगा, ये अपनी डालियों को, अपनी शाखाओं को उगा लेगा। तो आप इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। आप मान लेते हैं कि एक उदाहरण के रूप में कहा जा रहा है कि आप इस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। एक पेड़ है, ये मोटा सा पेड़ है, ये इनके मोटे मोटे क्या है, शाखाएं हैं। ये इनके मोटे मोटे शाखाएं हैं। इन सब शाखाओं, इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, इसको इन सब शाखाओं को काट लीजिए, काट के प्रयोग में लाइए। फिर आगे चल के क्या होगा, फिर ये शाखाएं पुनः अपना अलग अलग प्रकार से पुनः इस पे शाखाएं आ जाएंगी। आप क्या कर रहे हैं, अपने तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, अपने दिमाग का, अपने कुशल श्रमिक का प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रकार से पर्यावरण को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि यदि आप इनको काट लेंगे तो इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस शाखा के द्वारा, इस शाखा के द्वारा, इस शाखा के द्वारा, इस शाखा के द्वारा जितना कार्बन अवशोषित किया जा रहा था, अब उतना कार्बन अवशोषित नहीं होगा। कितने दिनों के लिए, तब तक के लिए जब तक पुनः ये सब सारी चीज़ें वापस ना आ जाएं, पुनः ये सारी चीज़ें क्या हों, वापस ना आ जाए, पुनः ये सारी शाखाएं वापस ना आ जाएं, तब तक उतना कार्बन अवशोषित नहीं हो पाएगा। क्योंकि कार्बन निकल रहा है तो कार्बन को अवशोषित करने के लिए पेड़ पौधों की आवश्यकता होगी। पेड़ पौधे कार्बन को अवशोषित करते हैं, तो कार्बन का अवशोषण जितना ये सब कर रहे हैं, ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था, ये कर रहा था, तो उतना अवशोषण अब नहीं होगा, उतना अवशोषण कार्बन का नहीं होगा। कब तक, जब तक के लिए पुनः इस प्रकार की शाखाएं वापस नहीं आ जाती हैं। तो इस प्रकार से आप कितना भी प्रयोग कर लें, कितनों भी तकनीकी का प्रयोग कर लें, आप सब कुछ कर लें, लेकिन पर्यावरण, अगर आप विकास कर रहे हैं तो पर्यावरण को हानि या उसको क्षति पहुंचेगा ही पहुंचेगा। वो अलग बात है कि धीमे रूप से क्षति पहुंचेगा, या फिर अगर आप अब तकनीकी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो स्पीड से वो क्षति पहुंचेगा। तो क्षति तो पहुंचना ही पहुंचना है। तो आपको क्या करना है कि सतत विकास की ओर रुख करना है। आप क्या करें, सतत विकास की ओर भी ऐसे रुख करना है कि अगर आपको पेड़ काटने हैं, जैसे 10, तो आपको 10 साल बाद काटने हैं। आपको मान लीजिए 5 वर्ष बाद पेड़ काटने हैं, इन 10 पेड़ों को 5 वर्ष बाद काटना है। तो आज ही 10 पेड़ या 20 पेड़ लगा दीजिए। जब ये क्या हों, ये बड़े हो जाएं, या क्या हो जाएं, बड़े हो जाएं ये पेड़ पौधे, तब जाके आप इन 10 को काट लीजिए, इन 10 को काट लीजिए। और फिर जब इन 10 को काटने के बाद पुनः यहाँ पे पेड़ पौधों को लगा दीजिए, 10-20 की संख्या में लगा देंगे आप। तो क्या होगा कि ये चूँकि ये बड़े हो गए हैं, अब इनको बड़े होते होते इनको काट लेंगे, तो इस प्रकार से उनकी संख्या जो है वो बनी रहेगी। नहीं तो फिर भी ऐसी ही स्थिति आएगी, ऐसी ही स्थिति आएगी। अगर आप मान लेते हैं यहाँ पे 10 पेड़ हैं, 10 को क्या करते हैं, काट लेते हैं। काट के क्या करें, अब मान लीजिए 5 काट लेते हैं, यहाँ से 5 पेड़ क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। 5 पेड़ यहाँ से कट कर लेंगे तो क्या होगा कि इन 5 पेड़ों के द्वारा जितना कार्बन अवशोषित किया जा रहा है उतना कार्बन अवशोषित नहीं किया जाएगा जब तक के लिए जो आपने, जैसे कि 5 पेड़ काट के आपने 10 लगा दिया, तो आपने सोचा कि चलो अच्छा ठीक है, पर्यावरण को क्या हुआ, कोई हानि नहीं पहुंचेगा क्योंकि 10 लग गया है, ये बढ़ेंगे तो पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। लेकिन क्या है कि जब तक ये बढ़ेंगे तब तक के लिए उतना कार्बन अवशोषित नहीं हो पाएगा जितना ये 5 पेड़ कर रहे थे। तो आप कितनों भी प्रयास कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, कितनों भी तकनीकी का प्रयास कर लीजिए, कुशल श्रमिक लगा लीजिए, लेकिन यदि आप विकास करते हैं तो पर्यावरण को हानि पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी है, पर्यावरण को हानि पहुंचना तय है। ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये कह रहा है कि इसके पश्चात पूंजी, कुशल श्रमिक एवं तकनीकी आदि के प्रयोग के बावजूद यदि
अधिकतम विकास किया जा रहा है। यदि अधिकतम विकास का प्रयास किया जाए तो पर्यावरण को अस्थायी रूप से क्षति पहुंचने लगती है। इस प्रकार विकास का यह स्तर लंबे समय तक नहीं चल सकता। सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के बचाए रखने पर भी ध्यान रखा जाता है। तो वही चीज़ सतत विकास के अंतर्गत भी कहा जा रहा है कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की पीढ़ियों का विकास किया जाए। आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यकताएं संरक्षित रहें, उनको आवश्यकताओं की कमी ना हो, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान के विकास को सुनिश्चित किया जाए। तो सतत विकास की इस अवधारणा में पर्यावरण के अनुरूप विकास के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को भावी पीढ़ियों के लिए बचाए रखने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो विकास तो करें वर्तमान में, लेकिन इस बात पर भी ध्यान रखें कि हम क्या करें, भविष्य की पीढ़ियों के लिए जो संसाधन हैं, संसाधनों को बचा कर रखें। ये यूपीपीसीएस 2012 का प्रश्न भी है। वर्तमान में धारणीय विकास एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन गया है। ये धारणीय विकास क्या भूमंडलीय, एक वैश्विक स्तर पे इसकी चर्चा होने लगी है। ये बात कहा जा रहा है कि धारणीय विकास एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन गया है। 1992 ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21, ये इसको रियो घोषणा भी कहा जाता है, इसमें इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। तो कब? 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन किया गया। पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 घोषित किया गया था। इस एजेंडा 21 को रियो घोषणा भी कहा जाता है। इसमें इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया। तो पर्यावरण जो सतत विकास है या धारणीय विकास है, इसके प्रति पूरी तरह से समर्थन प्राप्त किया गया कि हाँ, ये चीज़ सही है, ऐसा ही विकास किया जाना चाहिए, धारणीय विकास को मद्देनजर रखना चाहिए या सतत विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कहाँ? एजेंडा 21 या रियो घोषणा में। ये कब किया गया? ये पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किया गया था। 2002 ईस्वी के जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये इसको रियो 10 के नाम से जाना जाता है, का मूल मुद्दा ही सतत विकास था। तो अगर रियो 10 की बात करें, जो 2002 में जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन, इसको रियो 10 के नाम से जाना जाता है। तो रियो 10 का जो मूल मुद्दा था वो सतत विकास ही था। ध्यातव्य है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में आयोजित किया गया था, इसके 20 वर्ष पूरे होने के बाद वर्ष 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, एक मिनट यहाँ से दिख नहीं रहा था, हाँ, मूल मुद्दा ही सतत विकास था। कब का? रियो 10 का, 2002 में। इसके बाद ध्यातव्य है कि प्रथम शिखर सम्मेलन 1992 के 20 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 2012 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रियो 20 सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था। इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो किस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की बात किया था? तो वो था रियो 20 सम्मेलन में। किसमें? रियो 20 सम्मेलन में 2012 में, ये ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो नामक शहर में आयोजित किया गया था। इसके घोषणा पत्र का जो शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट था, और इस सम्मेलन में भारत ने हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। ठीक।
भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क 28 सितंबर 2018 को नीति आयोग एवं संयुक्त राष्ट्र में 5 वर्षीय सतत विकास फ्रेमवर्क हस्ताक्षर किया गया। तो किसमें? भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के बीच कब? 28 सितंबर 2018 को क्या किया गया? हस्ताक्षर किया गया 5 वर्षीय सतत विकास फ्रेमवर्क में। तो इसमें हस्ताक्षर किया गया कि 5 वर्ष के लिए कोई एक टारगेट तय किया जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत के द्वारा सम्मिलित तरीके से, और उसको प्राप्त किया जाएगा। ये चलेगा कब तक? फ्रेमवर्क 2018 से लेकर 22 तक पर हस्ताक्षर किए। यह करार सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में है। तो ये जो फ्रेमवर्क है सतत विकास की प्राप्ति की दिशा में भारत के द्वारा किए गए प्रयासों में से एक है। तो भारत द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सतत विकास को प्राप्त किया जाए, और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास फ्रेमवर्क 2018 में हस्ताक्षर किया। इसे 5 वर्षीय सतत विकास फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। ये चलेगा 2018 से 2022 तक। तो यह करार सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में भारत द्वारा किए गए प्रयासों और उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो भारत क्या है? प्रतिबद्ध है क्या करने के लिए? भारत किए गए प्रयासों और उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो भारत की प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है कि भारत प्रतिबद्ध है कि हम सतत विकास को आगे बढ़ाएंगे, और उसका भारत के प्रयासों को भी दर्शाता है कि भारत कितना प्रयासरत है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो इन लक्ष्यों में क्या क्या शामिल है? इन लक्ष्यों में शामिल है गरीबी एवं शहरीकरण, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, शिक्षा, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा एवं आपदा से निपटने की तैयारी, कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सृजन तथा लैंगिक समानता एवं युवा विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता की सूची में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सभी मुद्दे हैं जो कि प्राथमिकता प्राप्त हैं। किसमें? इसमें भारत संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास फ्रेमवर्क के माध्यम से जो हस्ताक्षर किया गया है सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, उसके अंतर्गत इन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है। ये मुद्दे हैं गरीबी एवं शहरीकरण, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, शिक्षा, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, हरित ऊर्जा एवं आपदा से निपटने की तैयारी, कौशल, उद्यमिता एवं रोजगार सृजन तथा लैंगिक समानता एवं युवा विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता में रखा गया है। आगे बात करें तो इस फ्रेमवर्क के अनुसार जो 2018 से 2022 तक चलने वाला था, के अनुसार संयुक्त राष्ट्र भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दक्षिण सहयोग में भी मदद करेगा। तो इस फ्रेमवर्क में जो वादा किया गया था वो वादा ये था कि भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय है, भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है उसके साथ संयुक्त राष्ट्र संघ काम करेगा, और उसका सहयोग दक्षिण सहयोग भी करेगा। तो कौन कौन मिलेगा? संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत का विदेश मंत्रालय, दोनों मिलकर दक्षिण सहयोग में मदद करेंगे। 2018 से 22 की अवधि में UNSDF यही है भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क, इसी को कहा जा रहा है शॉर्ट में। तो 2018 से 2022 की अवधि में UNSDF के इसके क्रियान्वयन के लिए क्या किया गया कि लगभग 11,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है इस क्रियान्वयन को। जो हमने बात किया अभी गरीबी एवं शहरीकरण, स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, शिक्षा, पोषण आदि प्रकार की जो प्रमुख बिंदुओं पर बात हो रही है, जिनको प्राथमिकता की सूची में रखा गया है भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास फ्रेमवर्क या UNSDF के अंतर्गत। तो इसको प्राप्त करने के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जिसका 47% हिस्सा कहाँ से प्राप्त होगा? जिसका 47% हिस्सा
कार्यक्रम को लागू करने के दौरान, इस कार्यक्रम को लागू करने के दौरान सरकार और निजी क्षेत्र तथा विभिन्न स्रोतों से प्रबंध करेगी। सरकार क्या करेगी? निजी क्षेत्र और विभिन्न स्रोतों से प्रबंध करेगी। किसका? 47% हिस्सा का 11,000 करोड़ रुपए में से। अब अगला जो पॉइंट है वो है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019। तो 2019 में क्या हुआ सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक के संदर्भ में? कि नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को, कब? 30 दिसंबर 2019 को लगातार दूसरा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 का प्रतिवेदन निर्गत किया। अब इस प्रतिवेदन में किस किस का सहयोग है? तो यह रिपोर्ट जो है, यह रिपोर्ट भारत सरकार, एक तो भारत सरकार, दूसरा है ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और तीसरा है संयुक्त राष्ट्र संघ। इन तीनों को मिलाकर इन सहयोग से तैयार किया गया है। ये जो रिपोर्ट है 2019 का सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तैयार किया गया किसके द्वारा? ये रिपोर्ट तैयार किया गया भारत सरकार, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से तैयार किया गया। इस सूचकांक में 17 विकास लक्ष्यों में से 16 के आंकड़ों को शामिल किया गया। जो 17 विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 17 पॉइंट्स जो निर्धारित किए गए हैं सतत विकास के अंतर्गत, उन पॉइंट्स में से 16 के आंकड़े को शामिल किया गया इस सूचकांक में। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 में किसमें? ये जो ऊपर हम लोग देख रहे हैं सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 में 17 विकास लक्ष्यों में से जो 17 विकास लक्ष्य तय किए गए हैं, सतत विकास लक्ष्य की संख्या 17 है, ये 17 तय किया गया है। 17 में से इन रिपोर्ट्स में 16 के आंकड़ों को शामिल किया गया है और सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन को 0 से लेकर 100 पैमाने पर मापा गया है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 0 से लेकर 100 तक अंक प्रदान किए जाते हैं, नंबर प्रदान किए जाते हैं। जो जितना अच्छा प्रदर्शन किया है सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो जितना प्रयास किया है उसके आधार पर उसको उतने अंक दिए जाएंगे। तो अंक दिए जाने से क्या होगा कि राज्यों में क्या होगा? आपस में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगा। जैसे यूपी है, एमपी है और इसका पॉइंट्स जो है अधिक है और इसका कम है, तो इन दोनों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगा। तो जिसका पॉइंट्स कम होगा वो सोचेगा कि हम कुछ और एक कदम आगे बढ़ के काम करें, कुछ और नियम लागू करें, कुछ और योजनाओं को लाएं जिससे सतत विकास को प्राप्त किया जा सके, तो हमको उस राज्य से अधिक पॉइंट्स मिलेगा, हमको ऊपर रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा? दोनों राज्यों के बीच और या विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी। इससे क्या होगा कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो रफ्तार है उसमें तेजी आएगी। तो क्या है कि 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है, इन राज्यों के औसत प्रदर्शन को प्रदर्शित करता है। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को उत्पन्न करना है, जिससे वे आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को शीघ्र प्राप्त कर सकें। ध्यातव्य है कि सतत विकास लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों के बीच एक सेतु का काम करता है। विदित हो कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, जिसमें सतत विकास के 5 वैश्विक लक्ष्यों को कार्यान्वयन में शामिल किया गया है। ये 5 लक्ष्य 5 P कहलाते हैं: पीपुल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पीपुल, प्लैनेट, प्रोस्पेरिटी, पार्टनरशिप एंड प्लेस। तो इसको 5 P से दर्शाते हैं या इसको 5 P कहते हैं: पीपुल, प्लैनेट्स, प्रोस्पेरिटी, पार्टनरशिप एंड प्लेस। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 10 शीर्ष राज्यों की बात करें तो ये नीचे लिस्ट दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। पहले स्थान पे है केरल, इसको क्या प्राप्त है? 70 अंक प्राप्त है। चंडीगढ़ है दूसरे स्थान पे, इसको भी 70 अंक प्राप्त है। हिमाचल प्रदेश है 69 अंक प्राप्त है। आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पे 67 अंक के साथ। तमिलनाडु 5वें नंबर पे 67 अंक के साथ। तेलंगाना 6वें नंबर पे
67 अंक के साथ, कर्नाटक 7वें नंबर पे 66 अंक के साथ, पुडुचेरी 8वें नंबर पे 66 अंक के साथ, गोवा 9वें नंबर पे 65 अंक के साथ और सिक्किम 10वें नंबर पे है 65 अंक के साथ। तो इन अंकों को प्राप्त करने के लिए जैसे सिक्किम क्या करेगा, प्रयास करेगा कि हम क्या करें, पहले नंबर पे आने का प्रयास करें, हमारा स्कोर जो है 71 या 72 हो तो इससे हम पहले नंबर पे आ जाएंगे। इससे क्या होगा, सिक्किम क्या करेगा कि विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लागू करेगा, विभिन्न प्रकार के नियमों कानूनों को लागू करेगा, कैसे भी करके सतत विकासियों को लक्ष्य को प्राप्त करने में तेजी लाएगा। अब तेजी लाएगा तो इससे क्या होगा, सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में वो आसानी होगी और स्पीड जो है वो बढ़ जाएगा। एक बात यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य एक नज़र में, जो हम लोग 17 सतत विकास लक्ष्य की बात किए हैं, हम लोगों ने बात किया कि 17 क्या है, यहाँ पे हमने बात किया कि 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, इनमें से 16 को शामिल किया गया है इस आंकड़े में। किसमें? सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 में 16 को शामिल किया गया है, लेकिन है 17। तो ये 17 कौन है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये 17 जो विकास लक्ष्य हैं यहाँ पे है। सतत विकास लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की एक सूची है जिसे 2015 में तैयार किया गया था। इसमें वर्णित 17 लक्ष्यों को 2030 तक सभी देशों द्वारा पूरा किया जाना है। तो इन लक्ष्यों को 2030 तक सभी देश को प्राप्त कर लेना है। इन लक्ष्यों को सभी देश क्या करेंगे, 2030 तक प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए सभी देश कार्य कर रहे हैं। इसमें जैसे भारत में एक शामिल है कि भारत में प्रत्येक राज्यों को स्कोर दिया जा रहा है, नंबर दिया जा रहा है, जिससे इनमें प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो और राज्य भी अपने स्तर पर कार्य करने का प्रयास करें। तो इसमें पहला लक्ष्य जो है वो गरीबी से सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्ति। गरीबी के जितने भी रूप हैं, ऐसा नहीं है कि गरीबी के सिर्फ एक रूप को, गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त करना है। भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक, इसको याद रखना कि सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये जो 17 लक्ष्य हैं ये इम्पोर्टेंट इसलिए साबित हो सकते हैं कि किसी एग्जाम में 17 में से 4 को उठा के दे दे या 3 को दे दे और एक दूसरा लिख दे, तो उसमें से पूछे इसमें से कौन सा 17 लक्ष्यों में से नहीं है, तो उसमें से एक होगा, यदि आपको सभी पता होगा तो इस प्रकार से हो सकता है। सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना, लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करना, देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। इसके बाद 11 नंबर पे है सुरक्षित, लचीले, टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। 15 है सतत उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना। सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी एवं जवाबदेही बनाना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके।
17वां और अंतिम जो है सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्त कार्यान्वयन के साधनों को सुदृढ़ करना। तो ये थे हमारे संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य थे, वो 17 लक्ष्य हैं और इसमें से 16 लक्ष्यों को गणना में शामिल किया गया था। कब? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में जो भारत सरकार, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से तैयार किया गया था। ठीक, इसमें और जो बॉक्स में जो याद करने लायक चीज़ें हैं, यहाँ पे एक और बॉक्स है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि जो बॉक्स दिया गया है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं इसमें परीक्षावाड़ी में। तो धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? क्या है ये धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा? जो स्थायी या धारणीय विकास की अवधारणा है, इसके सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे? वो थे ब्रटलैंड। उन्होंने 1987 में इसका प्रतिपादन किया था। तो जो इतना हम लोग गाँव झाँव कर रहे हैं जिसको लेकर, अस्थायी विकास को लेकर या धारणीय विकास को लेकर, तो इसके प्रतिपादन कौन है? इसके प्रतिपादन है ब्रटलैंड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जोहान्सबर्ग में 2002 में। अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो IUCN ने। हम लोगों ने पिछले कुछ मिनट या कुछ 10-20 मिनट पहले इसके बारे में चर्चा किया था। इसके बारे में चर्चा हो गई है कि सर्वप्रथम स्थायी विकास या धारणीय विकास या इन सब शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो IUCN में किया गया था। ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में किया था। ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को प्रदान की गई है? ये जोहान्सबर्ग सम्मेलन को प्राप्त की गई है 2002 के। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 को क्या कहा जाता है? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि तथा जैव विविधता। तो धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र हैं। जो धारणीय विकास के जो 5 क्षेत्र है वो जल है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, कृषि है और जैव विविधता है। 1, 2, 3, 4, 5 क्षेत्र हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो क्रमशः सौर ऊर्जा है, उसके बाद पवन ऊर्जा है और जल विद्युत ऊर्जा है। ये 3 प्रकार के हैं। अगर क्रमशः भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत, तो भारत में विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा है, उसके बाद जो है पवन ऊर्जा है, उसके बाद जल विद्युत ऊर्जा है। तो क्रमशः 3 माध्यम हैं या 3 स्रोत हैं ऊर्जा उत्पादन के, वो इस प्रकार से हैं। और धारणीय विकास के दृष्टिकोण से बात किया जा रहा है कि मतलब कि भविष्य में जो ऊर्जा है वो आने वाले भविष्य में पीढ़ियों के लिए उपलब्ध हो सके। तो अगर हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं ऊर्जा निर्माण में, तो सौर ऊर्जा का जब प्रयोग करेंगे तो भविष्य ऐसा नहीं है कि हम लोग सूरज के सभी ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे और भविष्य के लोगों के लिए सूरज का प्रकाश नहीं बचेगा। ऐसा तो है नहीं। सौर ऊर्जा का अगर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी सूर्य के प्रकाश उपलब्ध रहेंगे, वो लोग प्रयोग करेंगे इसका। इसी प्रकार से पवन और जल विद्युत, हालांकि जल विद्युत परियोजना का अगर प्रयोग करते हैं तो कुछ हद तक प्रभावित होगा भविष्य में, लेकिन ये क्रम जो है वो इसी प्रकार से, पहले तो सौर ऊर्जा काफ़ी महत्वपूर्ण है, फिर उसके बाद पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा धारणीय विकास के संदर्भ में। ठीक, धारणीय विकास किसके उपभोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? 1982 में। तो भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग एक विभाग है, उस विभाग का नाम है गैर परंपरा ऊर्जा स्रोत विभाग। फिर से कई बार इस विभाग का नाम ले रहे हैं ताकि दिमाग में बैठ जाए। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग कौन सा? गैर परंपरागत
ऊर्जा स्रोत विभाग, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। 1982 में कब हुई थी? 1982 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI कहाँ अवस्थित है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो छाता निधान। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPO को छाता निधान के नाम से जाना जाता है। किसके? छाता निधान। छाता निधान किसको कहते हैं? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। तो ये उपनाम के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है इसका क्या नाम है? इसका नाम है छाता निधान। छाता निधान, एक बार और छाता निधान, एक बार और छाता निधान। किसका नाम है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। किसका नाम है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। इसको EPA कहा जाता है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना की गई थी। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास किसका? भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? ये 23 से 27 जून 1997 को आयोजित किया गया था मध्य न्यूयॉर्क में। ये यूपीपीसीएस 2019 मेंस 2016 का क्वेश्चन भी है कि रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित किया गया था? 23 से लेकर 27 जून तक 1997 में 23 जून से लेकर 27 जून तक आयोजित किया गया था। ये मध्य न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। अब हमारे लिए इसमें बचता क्या है? इधर की चीज़ें हो गई हैं। अब ये इसके बाद हमारा जो आता है, देख लीजिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अगला जब हम पेज पलटते हैं तो इसमें क्या आता है? विगत वर्षों का प्रश्न पत्र आता है। तो इसको स्किप करेंगे हम लोग। अगले टॉपिक में बढ़ेंगे तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये पर्यावरण के जो इकोलॉजी एवं एनवायरनमेंट जो विषय है इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में ये पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र शामिल किया जाता है। तो पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो से। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।